ओ भिखारी, अंधा है क्या है? अभी ब्रेक नहीं लगाता ना तो तेरा राम नाम सत्य हो जाता। मैं जानता हूँ तुम भिखारी जानबूझकर गाड़ी के आगे आते हो और ब्लैकमेल करके हम अमीरों से पैसे ऐंठते हो। माफ कर दो बेटा, बड़ी भूल हो गई सचमुच। अब तो मुझे भी लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जल्दी से मेरे साथ राम मंदिर में। अरे पूरी आलू का प्रसाद बांटा जा रहा है, रात की रोटी का गुजारा तो हो ही जाएगा। अच्छा, अब फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। जानकी बेचारी भी सुबह से भूखी होगी। मोहन प्रसाद लेकर घर पहुँचता है। जानकी, ये देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। भगवान के मंदिर में ये पूरी आलू का प्रसाद बट रहा था। पहले आप तो खाओ, हर वक्त मेरी ही चिंता करते रहते हो। आज तक कभी अकेले खाया है जो अब खाऊंगा। चल एक काम कर, दोनों मिलकर खाते हैं। मोहन सड़कों पर भीख मांगकर अपना और अपनी पत्नी जानकी का पेट पालता था। एक दोपहर जब मोहन अपनी झुग्गी में सो रहा था, एक घबराई हुई महिला उसका पता पूछती हुई वहां आती है। भैया जी, ये मोहन जी कहाँ रहते हैं? मोहन, वो जो भीख मांगता है, वो सामने टूटी हुई झुग्गी देख रही हो, वहीं मोहन भिखारी रहता है। महिला की आंखों में आंसू थे। वो मोहन की झुग्गी तक पहुंचती है। जानकी और मोहन महिला को देखकर चौंक जाते हैं। नंदिनी, तुम और यहाँ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? मेरा आनंद तो ठीक है ना? भैया भाभी, आनंद ठीक नहीं है। उसकी जिंदगी अब सिर्फ आप ही बचा सकते हो मोहन भैया। क्या हुआ मेरे आनंद को? मेरा छोटा भाई किस मुसीबत में है? नंदिनी नाम की ये महिला मोहन और जानकी के छोटे भाई आनंद की पत्नी है, जो अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए मोहन के पास आई है। इसके लिए कहानी को 5 साल पीछे ले जाना होगा। मोहन पहले ऐसा नहीं था। वो एक करोड़पति बिजनेसमैन सेठ मोहनलाल के नाम से जाना जाता था। जानकी, तुम्हें पता है आनंद आज कलकत्ता से दिल्ली वापस लौट रहा है। क्या आनंद आ रहा है? मेरा बेटा, मेरा आनंद कितने सालों बाद आ रहा है। तुमने भी तो आनंद को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। भले ही आनंद तुम्हारा देवर है, पर तुमने उसे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार दिया है। आप सच कह रहे हो जी। जब मैं शादी होकर आई थी तब आनंद कितना छोटा था, मासूम सा। उसने भी तो जब मुझे पहली बार भाभी माँ कहकर पुकारा था तो मेरा मन गदगद हो गया था। गाड़ी की आवाज आई है, लगता है आनंद आ गया। ये कौन है आनंद? भैया, ये नंदिनी है। मैंने नंदिनी से शादी कर ली है। अचानक कुछ भी बिना बताए? सुनो जी, पहले दोनों को अंदर तो आने दो। सारे सवाल दरवाजे पर ही पूछ लोगे क्या? आओ बहू, अंदर आओ। भैया, नंदिनी के पापा का अचानक देहांत हो गया, इसलिए नंदिनी और मुझे शादी करनी पड़ी। नंदिनी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। आनंद, नंदिनी अब इस घर की बहू है। आज के बाद ऐसा कभी मत कहना कि ये अकेली है। नंदिनी से शादी हुए आनंद को अभी कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन जब आनंद काम से घर लौटा। क्या हुआ नंदिनी, तुम गुस्से में मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? आनंद, इस घर में हमारा क्या वजूद है? मुझे कुछ अपने लिए खरीदना हो तो भैया भाभी से भीख मांगो, और तिजोरी की चाबियां भी जानकी भाभी के पास ही रहती हैं। बताओ, इस घर में मेरा हक है भी या नहीं? आज घर में सुनार आया था, मेरा जेवर लेने का मन था, पर भाभी ने कहा कि अभी हमें जेवर की जरूरत नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं अपना मन कब तक मारती रहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं भैया भाभी से बात करता हूँ। आनंद, सुनार को मैंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि अभी घर में बहुत जेवर पड़े हैं। फालतू के खर्च करने से क्या फायदा? अगर नंदिनी को कोई भी जेवर पहनने के लिए चाहिए तो वो मेरे से ले सकती है। मैंने उसे मना नहीं किया। अच्छा, बड़ी चालाक हो। मुझे अपने पुराने जेवर देकर बच्चों की तरह बहलाना चाहती हो? अगर इतना ही कुछ करना चाहती हो तो लाओ, तिजोरी की चाबियां मेरे हाथ में दे दो। जानकी तिजोरी की चाबियां नहीं देगी। जानकी ने इस घर को अपने प्रेम से सींचा है। तो ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। नंदिनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। भाभी, तिजोरी की चाबियां दो। ये किस तरह से अपनी भाभी से बात कर रहा है? कोई बात नहीं जी, ये लो नंदिनी तिजोरी की चाबियां, आज से तुम रखो। नंदिनी तिजोरी की चाबियां अपने कब्जे में कर लेती है। अब तो नंदिनी रोजाना ही खुला खर्चा करने लगी। पार्टी, शॉपिंग, सहेलियों के साथ घूमना, घर बुलाकर देर रात तक पार्टी करना और पैसे उड़ाना उसकी आदत हो गई थी। एक शाम जब मोहन घर आया। जानकी, ये सब घर में क्या चल रहा है? आप आराम से बैठ जाओ, मैं चाय मंगवाती हूँ। रुको, मैं अभी जाकर नंदिनी से बात करता हूँ। अरे रुको, सुनो तो। नंदिनी, ये सब क्या चल रहा है? शराबें पीना, सिगरेट फूकना, ये सब हमारे मंदिर जैसे घर में नहीं चलेगा। हमारे घर में? ये घर कब से आपका हो गया? ये घर आपका नहीं, मेरा है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये घर जानकी के नाम है। भाभी के नाम था, पर अब ये घर मेरे नाम है। तभी आनंद आ जाता है। आनंद, अपने भैया भाभी को बताना कि ये घर किसके नाम है।
नंदिनी सही कह रही है, अब ये घर भाभी के नाम नहीं है, ये सब कुछ हमारा है, यानी कि मेरा और नंदिनी का। इस घर का 1 रुपया भी आपका नहीं है। याद है उस दिन मैं आपके पास कमरे में आया था? मोहन भैया, ये कुछ जरूरी काम जो साइन करवाने के थे, मुझे अभी ऑफिस निकलना है। लाओ मैं अभी कर देता हूँ, इधर दो पेपर। भैया एक बार पेपर पढ़ तो लेते। अरे तूने पढ़ लिए ना, तो फिर एक ही बात है। ये ले, मैंने साइन कर दिए। वो पेपर ऑफिस के किसी काम के नहीं थे, बल्कि इस घर के कागजात थे। ये घर मैंने नंदिनी के नाम कर दिया था। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं धक्के मारकर आपको इस घर से निकाल दूंगी। बड़े आए मेरी पार्टी खराब करने वाले, सारा मूड ऑफ कर दिया। चलो आनंद, हम कहीं बाहर चलकर खाना खाएंगे। इस कूड़ा करकट को घर से फेंक देते हैं। भैया मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज आपको दर दर भटक कर भीख मांगनी पड़ रही है। शायद भगवान ने हमें इसी बात की सजा दी है। आनंद का लीवर खराब हो गया है, उसकी जान को खतरा है। डॉक्टर ने कहा है यदि परिवार का कोई सगा सदस्य अपना आधा लीवर दे दे तो आनंद की जान बच सकती है, नहीं तो आनंद नहीं बच पाएंगे। नहीं नहीं, मेरे आनंद को कुछ नहीं होगा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरे आनंद के पास। मोहन और जानकी नंदिनी के साथ जब जा रहे थे तो आसपास के सभी झुग्गी वाले भिखारी उन्हें गाड़ी में जाता हुआ देख रहे थे। मोहन आनंद की जान बचाने के लिए अपना लीवर दे देता है। मोहन का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और वो खतरे से बाहर हो जाता है। भैया भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने देवता समान भाई भाभी को घर से निकाल दिया और आज आपने ही मेरी जान बचाई। भाभी आपने मुझे बच्चों जैसा प्यार दिया, पर मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, मुझे तो जीने का भी कोई हक नहीं है। आप लोगों ने मुझे क्यों बचाया? आनंद मेरे बच्चे, आज बोल दिया आगे ना बोलना। आनंद और नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और मोहन और जानकी को अपना खोया हुआ रुतबा और शोहरत वापस मिल जाती है। मोहन गरीबों की बस्ती में जाता है जहां उसने 5 साल गुजारे थे और उन गरीब लोगों की सहायता करता है। बस्ती के सब लोग भी मोहन और जानकी के लिए बहुत खुश थे। ये कहानी है मांगीराम की। मांगीराम घूम घूम कर बॉल पेन बेचा करता था, कभी सड़क पर, कभी ट्रेन में तो कभी बस में। मांगीराम बस के अंदर पेन बेच रहा है। पेन ले लो भाई साहब, पेन ले लो, पेन ले लो भाई साहब। कंपनी का प्रचार आपका फायदा है, मात्र 20 रुपए में भाई साहब 5 कलम का सेट है, 5 कलम का। पेन ले लो भाई साहब, पेन भाई साहब, देखो चला के देखो भाई साहब, बहुत बढ़िया चलता है भाई साहब, बहुत बढ़िया है। अरे भाई 15 का दे दो। 15 तो खरीद ही नहीं है भाई साहब, एक दाम 20 के 5। एक दाम है भाई साहब, एक दाम है 20 के 5 है। हाँ, और भैया पेन भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वालिटी वाला है, मेरी गारंटी है भाई साहब। एक सेट मुझे दे दो भाई। पिछले कई सालों से मांगीराम बॉल पेन बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। उसके परिवार में उसकी 7 साल की बेटी मुन्नी, उसकी बीवी लक्ष्मी और उसकी बूढ़ी माँ थी। मांगीराम के पेन कभी ज्यादा बिकते, कभी कम, कभी बिल्कुल नहीं, इसलिए परिवार का गुजारा बस किसी तरह चल पाता था। लेकिन इधर कुछ महीनों से उसका काम लगभग ठप सा हो गया था। इसके बावजूद मांगीराम ने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। वो उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। देर सवेरे वो स्कूल की फीस भर भी दिया करता था। एक रात जब मांगीराम का पूरा परिवार खाने के लिए बैठा था तो सुनते हैं जी, आज मकान मालिक फिर से किराए के लिए आया था। वो धमकी देकर गया है कि अगर कल तक किराया नहीं दिया तो सारा सामान बाहर फेंक देगा। अरे ऐसे कैसे फेंक देगा, किराया तो समय पे देता ही हूँ। इन दिनों थोड़ा काम मंदा है, इसलिए नहीं दे पा रहा। कोई बात नहीं, आने दो उसे, फिर देखता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ही मकान मालिक धमक गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मांगीराम, अरे ओ मांगीराम, अरे मर गया क्या? मांगीराम गहरी नींद में था। उसकी बेटी मुन्नी ने अपने पापा को जगाया। बाबा, लगता है मकान मालिक आ गया। क्या वो अब हमें घर से बाहर निकाल देगा? अरे नहीं, मैं बात करता हूँ ना। मांगीराम ने दरवाजा खोला। इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? जी वो सोया हुआ था जी। सोओगे क्यों नहीं? मुफ्त का मकान जो मिल गया है रहने के लिए। चलो मेरा 2 महीने का किराया निकालो। सेठ जी, वो आजकल पेन की बिक्री थोड़ा कम हो रही थी जी भाई साहब, इसलिए किराए में देर हो रही है।
पेन की बिक्री कम हो रही है तो क्या खाना कम कर दिया तूने, या सोना कम कर दिया? मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो सारा सामान सड़क पर फेंक दूंगा। ऐसा मत करिए साहब, जरा देखिए तो सही, सर्दियों का समय है, कहाँ जाऊंगा ऐसे में अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ को लेकर भाई साहब। वो मेरा टेंशन नहीं है, मैंने अपना मकान भाड़ा कमाने के लिए रखा है, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है। मकान मालिक ने मांगीराम की एक न सुनी और सामान सहित पूरे परिवार को बाहर निकाल दिया। वैसे भी सामान के नाम पर उसके पास कुछ बर्तन, कुछ कपड़े, 2 फटी चादर और एक चटाई ही तो थी। मांगीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार को लेकर कहाँ जाए। आखिरकार उसने फुटपाथ किनारे ही रहने का निर्णय लिया। फुटपाथ पर? लेकिन यहाँ हम कैसे रहेंगे? लक्ष्मी, जब तक कुछ पैसे का जुगाड़ ना हो जाए हमें यहीं रहना होगा। सुनो ना, तुम चादरें निकालो, मैं उससे अपने फुटपाथ के घर की दीवारें बना देता हूँ। मांगीराम ने फुटपाथ की एक जगह को चुना और उसे चादरों से घेरा और उसे ही अपना घर बना लिया। उसके बगल में और भी कई लोग थे, कुछ मजदूर जो रात को वहीं सोते थे, कुछ भिखारी और कुछ कुत्ते। फुटपाथ पर रहने वाला एक कुत्ता तो मुन्नी का दोस्त भी बन गया था, जो उसे देखते ही अपनी पूंछ हिलाता। उस बेचारी का स्कूल भी छूट गया था। मांगीराम के परिवार का दिन तो किसी तरह निकल जाता। रात को सभी को बहुत दिक्कत होती, क्योंकि ठंडी हवा फटी चादरें नहीं रोक पाती थी। पूरा परिवार करवटें बदलते ही रात काटता। लेकिन एक दिन फुटपाथ की वो जगह भी छूट गई जब एक रात। किससे पूछकर यहाँ तुम फुटपाथ पर रहने लगे हैं? साहब, फुटपाथ पर रहने के लिए किसी से पूछना पड़ता है क्या? नहीं तो क्या, ये फुटपाथ तेरे बाप का है क्या? बाप को क्यों बीच में लाते हैं साहब? वो बेचारे तो कब के इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो तू भी अब उनकी तरह अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जा, समझा क्या? नहीं तो डंडा मारकर सारा बदन लाल कर दूंगा। मांगीराम को फुटपाथ से भी जाना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फुटपाथ पर रहने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। वो सभी पूरी रात इधर से उधर भटकते रहे। भटकते भटकते सुबह हो गई। मांगीराम अपने परिवार को लेकर एक पार्क में गया और वहीं चादर बिछाकर सभी बैठ गए। इस तरह हम लोग कब तक भटकते रहेंगे? बेचारी बूढ़ी अम्मा कल पूरी रात खांस रही थी। मुन्नी को भी देखो ना, बुखार है। सब ठीक हो जाएगा लक्ष्मी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। मांगीराम अपने परिवार को वहीं छोड़कर पेन बेचने निकल पड़ा। दिन भर की भागदौड़ के बावजूद भी वो 40 रुपए ही कमा पाया। लेकिन जब वो पार्क में पहुंचा तो उसकी बेटी मुन्नी बेसुध सी लक्ष्मी की गोद में सोई हुई है। अरे देखिए ना जी, हमारी मुन्नी को क्या हो गया? पूरा शरीर बुखार से तप रहा है और ये आंखें भी नहीं खोल रही है। इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा लक्ष्मी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? सुनिए ना जी, मेरे पास मुन्नी की चांदी की पायल पड़ी है, जिसे आपने 4 साल पहले इसके जन्मदिन पर दिया था। क्यों ना हम वो बेच दें? लेकिन कुछ नहीं। अभी मुन्नी को डॉक्टर के पास ले जाना ज्यादा जरूरी है। कल पैसे आएंगे तो फिर से बनवा देंगे इसकी पायल। मांगीराम ने पायल बेचकर मुन्नी का इलाज कराया। दवा से मुन्नी ठीक भी होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि उसे ठंड लग गई थी। मांगीराम का पूरा परिवार अब पार्क के एकदम किनारे झाड़ियों के पास रखी चौड़ी सी सीमेंट की पाइप में रहने लगा था। वहां कोई पुलिस वाला उसे तंग नहीं करता था। एक दिन मांगीराम सुबह सुबह पेन बेचने निकला तो उसे सूट बूट में एक आदमी दिखा। पेन ले लो साहब, पेन ले लो, बढ़िया कंपनी का पेन है भाई साहब, कंपनी का ऑफर भी चल रहा है। भाई मुझे तो पेन की जरूरत नहीं है। साहब 1 पैकेट ले लो ना साहब, बहुत दिक्कत में हूं साहब, सिर्फ 1 पैकेट ले लो साहब। अरे भाई चलो मैं 1 पैकेट ले लेता हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। क्या है साहब, आपने इतना बढ़िया सूट बूट पहन रखा है और आपके पास पैसे ही नहीं है। सच बोल रहा हूं भाई, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ, लेकिन ये 10 करोड़ की लॉटरी का टिकट है, तुम चाहो तो इसे रख लो। 1 हफ्ते बाद इसका ड्रॉ होने वाला है। क्या साहब, मेरी ऐसी किस्मत कहां? मेरी भी तो नहीं है, तभी तो मैंने न जाने कितने पैसे लॉटरी के टिकट खरीदने में बर्बाद कर दिए।
लेकिन कभी लॉटरी लगी नहीं। मैं पैसे बर्बाद कर दिए। मैं समझा नहीं भाई साहब। जानते हो, मेरी बीवी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। मैं उसका इलाज तो करवा रहा था, लेकिन उसके ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, और वो ऑपरेशन यहां नहीं, बाहर कंट्री में ही होता। तो मैं अपनी बीवी से छिपाकर लॉटरी का टिकट खरीदने लगा कि कभी तो लॉटरी लगेगी और मैं उसका इलाज करा पाऊंगा। लेकिन ये लॉटरी लगी नहीं। पता है, आज उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब ये लॉटरी लग भी जाएगी तो मेरे किसी काम की नहीं, मेरे किसी काम की नहीं। वो आदमी मांगीराम के हाथों में टिकट पकड़ाकर चला गया। मांगीराम ने अनमने होकर उसे पैंट की जेब में रख लिया और फिर पेन बेचने निकल गया। आज उसने 50 रुपए का पेन बेच लिया था, लेकिन ये पैसे अभी भी बहुत कम थे। अभी भी मुन्नी स्कूल नहीं जाती थी, अभी भी वो सीमेंट की पाइप में ही रहते थे। बहरहाल कुछ दिन और बीते। इस बीच उसे लॉटरी टिकट मिले 6 दिन हो गए थे। मांगीराम टिकट के बारे में लगभग भूल गया था। आज सुबह जब वो काम पर निकल रहा था तभी, अजी हम लोग कब तक यहाँ रहेंगे? पता है कल पार्क में भी मैंने कुछ पुलिस वालों को देखा। वो तो हम जहाँ रह रहे हैं वो झाड़ियों से ढक जाता है, लेकिन पुलिस तो कभी भी इधर आ सकती है। अब क्या करूं लक्ष्मी, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। पापा कितना अच्छा हो अगर हमारी बड़ी सी लॉटरी लग जाए। मुन्नी ये कहकर बाहर खेलने निकल गई, लेकिन मुन्नी के मुंह से उसने जैसे ही लॉटरी शब्द सुना, उसका ध्यान अपनी लॉटरी के टिकट पर गया। वो उसे ढूंढने लगा, लेकिन लॉटरी का टिकट उसे कहीं नहीं मिला। अरे ये एकाएक आपको क्या हो गया? आप क्या खोजने लगे? अरे मेरी काली पैंट की जेब में लॉटरी का टिकट पड़ा था। तुमने देखा है क्या? वो पैंट तो मैंने कल धो दी थी। हे भगवान। मांगीराम अपनी किस्मत को कोसता घर से चला गया। पूरे दिन वो लॉटरी के टिकट के बारे में सोचता रहा और पेन बेचने की भी कोशिश करता रहा। क्या भगवान, कब तक यूं ही परीक्षा लेते रहेंगे? थकते नहीं है क्या आप? 2 दिन और निकल गए। आज उसने 100 रुपए का पेन बेचा था और शाम को लौटते हुए उसने मुन्नी के लिए 5 रुपए की जलेबी ले ली थी। वो बेचारी कई दिन से जलेबी के लिए कह रही थी, लेकिन कमाई ही उतनी नहीं हो रही थी। लेकिन आज शाम को जब वो लौटा तो उसकी बीवी लक्ष्मी ने उसे एक बात बताकर चौंका दिया। अरे सच? वो लॉटरी का टिकट पैंट धुलने के पहले मुन्नी ने निकाल लिया था और उसे संभाल कर रखा है। हाँ, लेकिन तुम वो टिकट क्यों खोज रहे हो? आपकी लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, उसका ड्रॉ तो 2 दिन पहले ही हो गया। क्या पता हमारा नंबर निकल गया हो। अरे नहीं, हमारी किस्मत ऐसी कहा। वैसे भी अब तो 2 दिन हो गए। जिसको इनाम मिलना होगा उसको मिल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, जो होना है वो तो होगा ही। ये जलेबी मैं मुन्नी के लिए लेके आया हूँ, उसे दे दो जरा। तब लक्ष्मी ने अखबार में लपेटी जलेबी को निकाला और उसे मुन्नी को खाने के लिए दिया। उसी समय मांगीराम की नजर अखबार के उस टुकड़े पर गई जिसमें जलेबी बंधी हुई थी। उस पेपर की कटिंग पर 2 दिन पहले हुए लॉटरी के ड्रॉ का नंबर लिखा हुआ था। उसने मुन्नी से लॉटरी का टिकट मंगवाया और उससे नंबर मिलाने लगा। मांगीराम के हाथ में टिकट है और वो पेपर की कटिंग से नंबर मिला रहा है। पेपर की कटिंग पर लिखा है 1 3 2 6 2 6। 1 3 2 6 2 6। अरे लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, अरे मुन्नी, माँ, हम तो अमीर हो गए। ये तो मेरी टिकट का नंबर है जिसमें 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। हाँ, 10 करोड़ की। 10 करोड़ की। पल में मांगीराम खाकपति से करोड़पति हो गया था। जब तक कि उसे पैसे मिल नहीं गए, उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मांगीराम ने गरीबी देखी थी, इसलिए उसे गरीबों का दर्द पता था। इसलिए तो उसने अपने घर के पहले उन गरीबों के लिए एक बड़ा सा होम बनवाया, जिनके सर पर रहने को छत नहीं थी, जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी। मांगीराम ने फिर अपना घर बनाया और पेन बनाने की फैक्ट्री खोली। आज उसकी फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं। हजारों घरों का चूल्हा मांगीराम की वजह से चलता है। मांगीराम ने उस आदमी को भी खोजने की बहुत कोशिश की जिसने उसे लॉटरी का टिकट दिया था, लेकिन वो कभी मिला ही नहीं। Thanks for watching.